तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं, जो कि 10th क्लास से रहने वाला है। ठीक है, और सब्जेक्ट मैथ से भी आए क्वेश्चन। ठीक है, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को इतने गहराई से और इतने मस्त तरीके से सीखेंगे ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से छूट कर ना आए। ठीक है, तो आज हम आप लोग के लिए थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुका हूं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार ये ऑब्जेक्टिव किस किस प्रकार का दे रखा है। और हाँ, ये चैप्टर 1 से ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि परिमेय संख्या यानी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी p/q के रूप में यानी बट्टा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और हाँ, वो रूट से बाहर हो, रूट के अंदर ना रहे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है रूट 3 में है, यानी ये है आपका अपरिमेय। जो रूट के अंदर रहेगा और रूट के अंदर से न निकले बाहर, वो हमारा अपरिमेय होता है। तो ये आपका हो गया अपरिमेय। और यहां पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन बी में दिया है √5/5, यानी √5 भी रूट में से नहीं निकलने वाला है। तो ये भी आपका हुआ, क्या हुआ, तो अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सी ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि √2 है और नीचे भी √2 है, तो √2 से √2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, ओनली 2, जो कि हमारा होगा परिमेय संख्या। और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये √7 है और √7 कभी रूट में से निकलता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ये हम लोग धड़ाक से बना करके चले आएंगे। बढ़ जाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी संख्याओं का घात अगर शून्य हो, ठीक है, अगर किसी भी संख्याओं का घात अगर शून्य हो तो उसका मान्य होता है 1, चाहे वो कोई भी संख्या हो। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि 13 की पावर 0 है तो इसका मान 1 हुआ, मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा। और जब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 1 ही प्राप्त होता है। तो ये आपका ना ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटा संख्या जिससे √8 को गुना करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है ना। यानी कि वैसी न्यूनतम संख्या खोजिए जो कि √8 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को एक प्राकृत संख्या छोटा मोटा मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या, आइए हम लोग ढूंढते हैं। तो क्या करेंगे, अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग √8 से तो हमको ना ही प्राकृत संख्या नहीं मिलने वाला है। जैसे कि √8 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये हमारा मिलने वाला है √8, 2√8। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2, और इसको हम तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2
और ये जोड़ा निकल जाएगा बाहर तो 2 और रूट में रह जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा 4 रूट का 2। फिर भी ये हमारा प्राकृत संख्या नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग। ठीक है, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट बी जो है, बी बोल रहा है कि √8। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग कर करके देख लेते हैं कि √8 में √8 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा √8 64, √64 जो कि हमारा निकल जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा √8। ठीक है, यानी कि √8 में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए जो कि एक प्राकृत संख्या निकल के आ जाए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना कि सी होगा, ना कि डी होगा। ठीक है, फिर बढ़ जाता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोल रहा है कि 13 का मिलान चिन्ह होगा। क्या बोल रखा है कि 13 का मिलान चिन्ह है ना। तो जैसा कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, मिलान चिन्ह होता है, ऐसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और 5 कैसे लिखा जाता है, तो 4 वो पाई पार करके और एक तिरछुआ यानी इसको मिला देते हैं, ये हमारा हो गया 5। इसको अगर हम लोग डबल करते हैं 1 2 3 5 सॉरी 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, और ये हमारा हो गया 10। अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 3 को और पाई जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 13, जो कि हमारा डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए रॉन्ग हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर। ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये बोला है कि पाई का मान कौन सी संख्या होता है। अगर ये बोलता कि पाई क्या है तो इसका आंसर हो जाता अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी पाई क्या है, तो पाई है अपरिमेय संख्या, बट पाई का मान कौन सी संख्या है। ठीक है, पाई का मान कौन सी संख्या है, तो पाई का मान होता है 22/7, 22/7 जो कि हमारा है परिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी पाई का मान, तो पाई का मान होता है एक परिमेय संख्या, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो फिर हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक ना, यानी कि हम इसके पहले हम लोग देख लिए 1 से लेकर के 5 प्रश्नों को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 6 से लेकर के 10 प्रश्नों को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल है, बस इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन बढ़िया से समझना है, बढ़िया से। ठीक है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि वो संख्या होगा जो परिमेय है। अपरिमेय नहीं, परिमेय है, तो अपरिमेय नहीं है, तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि √7 ये तो है अपरिमेय। ठीक है, ये है हमारा अपरिमेय, तो ये क्या है, अपरिमेय तो नहीं होगा। बोल रहे कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बी बोल रहा है कि पाई का मान। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगी, बस थोड़ा सा। पाई का मान आखिरकार क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 जो कि हमारा होता है परिमेय। तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पाई का मान
और यहाँ पे आप लोग सी देख रहे हैं कि √5/√2 है, तो ये नहीं है क्योंकि ये हमारा अपरिमेय संख्या है, और डी तो होगा ही नहीं क्योंकि ये नॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। जो यूक्लिड विभाजन है उससे क्या परिकलित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो सभी कोई जानता है कि इससे हम लोग क्या करते हैं, तो मौसा ज्ञात करते हैं, यानी कि HCF हाई कॉमन फैक्टर। क्या परिकलित करते हैं, तो हाई कॉमन फैक्टर यानी HCF या तो मौसा। ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस देखते ही लगा देना है फट से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा समय मिलता है। अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इसे 25 से 30 मिनट में ऑब्जेक्टिव का गर्दा उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार तरीके से हम बताने वाले हैं और आप लोग समझते रहिए। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या है, तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त ट्रिक है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी कि आप लोग दिमाग लगाइए कि दो क्रमिक सम संख्याओं का अंतर कितना होता है। अंतर गैपिंग 2 होता है, तो हम लोग फटाक से 2 लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना कि 1 होगा, ना कि 3 होगा, ना कि 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर में 2। इसे हम लोग आइए सिद्ध करके देख लेते हैं। दो क्रमिक सम संख्या जैसे हम ले लेते हैं 2 और 4, और ये दोनों का क्या करेंगे, हम लोग HCF निकालेंगे। तो देखते हैं कितना आता है। तो 2 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2। जब 4 का करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 = 2 और 4 = 2 गुने 2। तो ये जो आमने सामने है तो कहीं मिलता है दोनों एक जैसा अंक, तो वही हमारा होता है HCF हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HCF = 2, जो कि हम लोग का बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9 का। बोल रहा है कि √3 है, 3√3 है, तो ये क्या है। तो जैसा कि आप लोग 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय के गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय ही होता है। तो ये हमारा जो √3 है ये है परिमेय, और ये जो 3 है ये परिमेय है, और √3 है ये हमारा अपरिमेय है। तो जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकलने वाला है अपरिमेय ही, ना कि परिमेय होगा, ना कि पूर्णांक होगा। ठीक है, तो हम लोग का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9-10 की ओर। बोल रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो इसे आइए हम लोग गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 1440 में हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड करने का नियम है कि अगर किसी भी संख्या का अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अंत में हमारा 0 है तो 2 से तो होगा ही विभाजित। तो यह आ जाएगा 2 × 14
और 2 दूनी 4 और एक 0 है तो 0। फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि अंत में क्या है, शून्य है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6, फिर एक हासिल बता 2 छके 12, फिर 0 है तो 0। फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि अंत में 0 है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16 और एक 0 है तो 0। ठीक है। फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि अंत में शून्य है। 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 9 18, फिर शून्य है। फिर 2 से होगा कितना बार में, 45 बार में। ठीक है। अब तो 2 से नहीं होने वाला है, अब 2 से डिवाइड नहीं जाने वाला है। तो हम लोग गिन लेते हैं कि 2 आखिरकार कितना बार रिपीट किया है। 1 2 3 4 5, यानी कि 1440 में 2 का अधिकतम घात हम लोग को पता पड़ गया कि 5 है। तो 10 नंबर का सी इज द करेक्ट आंसर, यानी आंसर आएगा 5, ना कि ए होगा, ना कि बी होगा, ना कि डी होगा। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है। तो फिर ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए